नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या है। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमपीएससी के लिए। इम्पैक्ट के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी इम्पोर्टेंट है। इन पे वो 1 से 2 क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक पे पूछ लेते हैं। एमपीएससी 2020 में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो लास्ट में मैं बने रहिए। आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। 19 में, 18 में और 17 में पूछे हुए प्रीवियस एमपीएससी के क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूँ। तो इम्पैक्ट है क्या, इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट को देख लेते हैं। द मोमेंटम इज कंजर्व बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज ड्यूरिंग विच दे exert a large amount of force for large time on each other। ये रहता है इम्पैक्ट। सिंपल मीनिंग में, अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे से टकराती है बहुत ज़्यादा टाइम तक, उनमें एक फोर्स जनरेट होता है, तो वो जो फोर्स है जो एक दूसरे पे एग्जर्ट किया जाता है दो बॉडीज़ का, उसको हम इम्पैक्ट बोलेंगे। तो इसको समझ लेते हैं हम कैसे। सपोज ये एक बॉडी है, उससे दूसरी बॉडी इम्पैक्ट हो रही है, कोलाइड हो रही है, तो इसके टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है। तो इसमें पहले जो आ जाता है इसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ इम्पैक्ट। ये जो है, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, ये है प्लेन ऑफ इम्पैक्ट रहता है। एंड ये जो रेड लाइन जो ड्रॉ हुई है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखो, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और इस पे टाइप ऑफ इम्पैक्ट डिपेंड रहेंगे। तो देख लेते हैं कौन से टाइप के इम्पैक्ट हैं और किस तरह से डिपेंड रहेगा। तो पहला आता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो हमने लिखा है। क्या होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? अ लाइन कॉमन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इम्पैक्ट। प्लेन ऑफ इम्पैक्ट को जो लाइन कॉमन जा रही है दोनों बॉडी से, वो रहेगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो कि प्लेन ऑफ इम्पैक्ट को नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर रहती है। नेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें टाइप्स आएंगे इम्पैक्ट के। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? when the velocities of two bodies are along line of impact। अगर वेलोसिटी दो बॉडी की एक लाइन में है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट। देख लेते हैं, सपोज ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी, उसको इम्पैक्ट हो गई, ये आ जाती है उसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये वेलोसिटी है और ये सेकंड वाले की वेलोसिटी है जो कि एक ही लाइन पे आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट बोलेंगे इसको। नेक्स्ट आता है सेंट्रल इम्पैक्ट क्या होता है। सेंट्रल इम्पैक्ट में क्या रहेगा? इफ़ द मास सेंटर ऑफ टू बॉडीज आर लाइज ऑन अ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे अगर उनके मास एक्ट हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल इम्पैक्ट। कैसे रहेगा? सपोज ये अगेन वन बॉडी जो इम्पैक्ट हो रही है दूसरी बॉडी पे, और ये है इनके सेंटर्स जो यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर आएगा, ये सीधा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे अगर वर्क कर रहे हैं दोनों G1 एंड G2 सेंटर, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेंट्रल इम्पैक्ट है। तो जो G1 और G2 है वो अगर रेड लाइन पे कोइंसाइड हो रहे हैं तो इसको हम सेंट्रल इम्पैक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफॉर्मेशन। देखते हैं दोस्तों, डिफॉर्मेशन क्या होता है। जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी तो उनके साइज़ में कोई चेंजेस आते हैं, तो उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इट इज़ द चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम डिफॉर्मेशन बोलेंगे। डिफॉर्मेशन क्या रहता है? इट इज़ मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। रिमेंबर, जब दो कोई चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है तो इम्पैक्ट के वक्त, इम्पैक्ट के समय उसमें सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आता है। जब इम्पैक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट होने के बाद वो रिलैक्सेशन में आ जाती है, तब उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन क्या रहेगा। टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है कि अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। शॉर्ट इंटरवल जिसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्टोरेशन और रिस्टिट्यूशन क्या होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीगेनिंग ऑफ ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर इम्पैक्ट इज़ कॉल्ड रिस्टोरेशन। मीन्स वो फिर से रीगेन हो रही है अपने शेप में, उसको बोलेंगे हम रिस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोट करेंगे हम ई से, स्मॉल ई से, एंड इट इज़ अ रेशियो ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग रिस्टोरेशन टू द इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा और बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है,
और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। MPSC 19 में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1। याद रखो, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक वेरी होती है। सिंबल है स्मॉल ई से हम इसको डिनोट करते हैं, और 0 से 1 तक इसकी वैल्यू वेरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, जो है इम्पल्स ड्यूरिंग रिस्टोरेशन और आफ्टर इम्पैक्ट, एंड डिवाइड बाय करेंगे इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन और बिफोर इम्पैक्ट। तो ये आपको याद रखने के लिए है कि इम्पल्स आफ्टर इम्पैक्ट और इम्पल्स बिफोर इम्पैक्ट, इसमें जो रहेगा इम्पल्स, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, उनके रेशियो को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बिफोर इम्पैक्ट क्या रहेगा कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो बिफोर इम्पैक्ट जो है वो जो सेकंड बॉडी है उसका मोमेंटम माइनस फर्स्ट मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो देखेंगे बिफोर द इम्पैक्ट और आफ्टर द इम्पैक्ट। तो बिफोर इम्पैक्ट हमने देख लिया, नेक्स्ट देखेंगे हम आफ्टर द इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने u ली है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो इनिशियल वेलोसिटी में इम्पैक्ट याद रखिए, जिस बॉडी का स्टार्टिंग में इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, फाइनल में इम्पैक्ट उसका कम हो जाएगा। तो ये रूल है, उस रूल के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, तो कंसिडर करेंगे कि जो मास है, मास ऑफ द बॉडी अगर मैंने दोनों का सेम ले लिया, मीन्स ma इक्वल टू एम बी अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, ma इक्वल टू एम बी लिया तो हमारा जो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या बन जाएगा। हमने अभी फॉर्मूला देखा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बॉडी के लिए जो भी था, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, हम फार्मूला लिख लेंगे और सारे मास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फार्मूला बन जाता है वी बी माइनस पी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी। दोस्तों ये फार्मूला ऐसे के ऐसे ही याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं हम और इसकी डेफिनेशन क्या है कि ई या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो इट इज़ अ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू द अप्रोच। ठीक है, सेपरेशन और अप्रोच इसका जो रेशियो है वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इम्पैक्ट कौन से है टर्म में स्टडी कर लेते हैं हम लोग। पहला टाइप जो इसमें आ जाता है टाइप ए, परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट। ठीक है, अगर इम्पैक्ट जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट है देन the complete restoration of body is occur in elastic impact। ठीक है, जो इलास्टिक इम्पैक्ट है उसमें कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी हो जाता है, कंप्लीटली बॉडी उसका जो साइज एंड शेप है वो रिगेन कर लेती है, 100% रिगेन होता है। एंड यहाँ पे मोमेंटम इज़ कंजर्व। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ आल्सो कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो गई, मीन्स पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहने वाला है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए। देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं इसमें, देयर इज़ नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। यहाँ पे याद रखो दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम ए वी ए स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी है प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहेगा यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 रहता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए। एंड जो फॉर्मूला है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वो आ जाता है ये। तो इससे हम अगर ई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, एंड इसी फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी इक्वल टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। ये हम इक्वल टू में रेशो बता सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इसका बन जाता है बोथ द बॉडीज सेपरेटेड आफ्टर द इम्पैक्ट। ठीक है, दोनों बॉडी जो है वो सेपरेट हो जाएगी इम्पैक्ट होने के बाद,
वो पास पास में नहीं चिपकी रहेगी, वो दूर हो जाएगी इम्पैक्ट अगर हो जाता है तो। ये परफेक्टली इम्पैक्ट अगर रहा या फिर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए इम्पैक्ट रहा तो। दोस्तों एक नोट देख लेते हैं, जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है उनके लिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द इलास्टिक इन्फॉर्मेशन, अगर जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है या फिर प्लास्टिक ड्यूरिंग द इलास्टिक इम्पैक्ट, इलास्टिक जब इम्पैक्ट हो रहा है फॉर टू आइडेंटिकल बॉडीज़, दोनों बॉडी सेम है तो वेलोसिटी उनकी एक्सचेंज हो जाएगी। मीन्स जो स्टार्ट में ए की वेलोसिटी थी वो बी की हो जाएगी और जो बी की वेलोसिटी थी वो ए की हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप देख लेते हैं दोस्तों। जो सेकंड टाइप आएगा सेमी इलास्टिक बॉडी के लिए। तो सेमी इलास्टिक बॉडी में होता क्या है वो भी देख लेते हैं। रिस्टोरेशन इज़ पॉसिबल, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन पॉसिबल है, 100% रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है। रिस्टोरेशन पॉसिबल है मीन्स वो रिगेन करेगी उसका शेप एंड साइज, वो रिगेन करने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मोमेंटम इज़ कंजर्व, यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व होने वाला है। एंड काइनेटिक एनर्जी जो है उस बॉडी की वो कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ इसमें रह जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में वैरी होती है, जो कि इलास्टिक के लिए 1 हो जाती है, सेमी इलास्टिक के लिए 0 से 1 के बीच में वैरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, बोथ द बॉडी आर सेपरेटेड आफ्टर द इम्पैक्ट। जैसे इम्पैक्ट हो जाएगा दोनों बॉडी जो है वो सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से। नेक्स्ट जो थर्ड आ जाता है हमारा वो आता है प्लास्टिक इम्पैक्ट रहेगा। तो प्लास्टिक इम्पैक्ट में दोस्तों रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, मीन्स परमानेंटली वो बॉडी अपना शेप चेंज कर देगी, इसलिए उसमें रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम इस कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल फाइनल मोमेंटम है वो तो इम्पैक्ट है एनर्जी का, वो कंजर्व होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहेगा, इसमें 0 हो जाएगा, जो उसने कोई शेप रिगेन ही नहीं किया है। अगर रिगेन नहीं किया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 बन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो नोट है वो फोर्थ पॉइंट, बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर इन वन डायरेक्शन। जो दोनों बॉडी है वो एक साथ एक डायरेक्शन में मूव होगी विथ सम वेलोसिटी, कुछ स्पीड के साथ। तो दोस्तों जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी उसी डायरेक्शन में वो मूव होने वाली है प्लास्टिक इम्पैक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट विथ इनफाइनाइट मास। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट देखे थे, दोनों के मास मुझे पता थे, तो नॉन मास थे और कम मास थे। बट अगर मैं किसी इनफाइनाइट मास को फाइनाइट मास के साथ इम्पैक्ट करूँ तो क्या होगा। जैसे हम देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ स्मॉल मास, एक छोटे से मास की बॉडी, कोलाइड विद द बॉडी ऑफ लार्ज मास, एक बड़े मास के बॉडी से कोलाइड होती है, देन इम्पैक्ट इज कंसिडर एज इम्पैक्ट विथ इनफाइनाइट मास। तो इसी कंडीशन को हम इम्पैक्ट विथ इनफाइनाइट मास बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें है क्या। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो व्हेन अ बॉल इज़ ड्रॉप ऑन फ्लोर, क्योंकि जो फ्लोर है वो अर्थ है, अर्थ का मास उस बॉल के सामने बहुत ज़्यादा है, तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये है उसका बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें इसकी हाइट, तो ये हाइट के हिसाब से ही वो होगा, कैसे वो होने वाला है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। ये हाइट याद रखिए कि पहले h1 थी और दूसरी h2 हो गई। तो देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या होगा, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल, उसको हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि एनर्जी हर बार लॉस होते जा रही है, तो कंजर्व नहीं होगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा, देयर इज़ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इम्पैक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लोअर, मीन्स अर्थ की जो वेलोसिटी है वो, अर्थ की वेलोसिटी बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट इज़ 0, क्योंकि वो मूव ही नहीं होगी। जो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है अर्थ की वो 0 रहने वाली है, क्योंकि अर्थ मूव नहीं होगी उस बॉल के इम्पैक्ट से। देन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है VA अपॉन UA, और V
को ही हम लिख सकते हैं √2GH, और नेगेटिव साइन इसलिए है कि फॉर्मूले में आप पुट करो इनकी वैल्यू 0 तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव कैंसल, √H2/H1 ये आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इम्पैक्ट विथ इनफाइनाइट मास। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।